हेलो बच्चों, और कैसे हो बच्चे लोग? मस्त, मैं भी मस्त। चलो यार, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने हैंड्स लॉ कंप्लीट कर लिया था और उम्मीद है आप लोग भी हैंड्स लॉ पढ़ लिए होगे अच्छे से, और उम्मीद है यार आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, क्या होने वाला है बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होने वाला है। और एक चीज यार मैं बता देना चाहता हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यार ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना है, एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना है एक बार, ठीक है ना। मैं जितना भी पढ़ा दूं, जितना भी नोट्स आपको दे दूं, लेकिन आपको एनसीईआरटी से दूर नहीं भागना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि यार आप समझ लो, जितना मैं पढ़ा दे रहा हूं नोट्स में वही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना। और मैं बोल सकता हूँ 99% चांस यदि जेईई मेन और नीट में क्वेश्चन आए तो आपसे बनेगा ही बनेगा। अब बोर्ड में तो यार जस्ट आप नोट्स पढ़ लो। नोट्स में देखो यार, एक चीज और, जो हमारा नोट्स है ना वो आपका बोर्ड को भी कवर करेगा और जेईई नीट को भी कवर करेगा। तो इसलिए आप लोग ऐसा मत सोचना कि सर का नोट्स केवल जेईई नीट वालों के लिए, नहीं, ठीक है ना। वो आपके बोर्ड को भी कवर कर लेगा अच्छे से, इसलिए आप लोग इस चीज को बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है ना। क्योंकि यार मुझे भी आपकी परवाह है कि आपको यार बोर्ड देना है 12th का, कुछ बच्चे जेईई नीट में ज़्यादा ये हैं, तो इसलिए आप जो नोट्स है अपना वो हर एक को लेते हुए बनाया गया है। तो आप इसके बारे में ना सोचिए, ज़्यादा फिक्रमंद ना हो। हाँ, तो आप लोग यार एक चीज देखना, नोट्स में जितना भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। आप उतना प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद एक सीट जो मैं दूंगा वो सीट आप लोग बना लो, तो यार आप एक तरह से मतलब सेटिस्फाइड हो सकते हैं यार, क्वेश्चन छूटने वाले नहीं। ये तो मेरा गारंटी है कि जेईई मेन और नीट का क्वेश्चन है ना तो आपसे मतलब बनेगा ही बनेगा। हाँ, और आईटी एडवांस के लिए थोड़ा आपको प्रैक्टिस और ज़्यादा करना पड़ सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर आईटी में भी मतलब अच्छा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी पूछा जाता है यदि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। हाँ, जेईई मेन में तो ऐसा है यार, नोट्स का डायरेक्ट आपको दिख जाएगा कॉपी एंड पेस्ट, बस क्वेश्चन में डाटा को इधर से उधर कर दिया जाएगा, बाकी सवाल वही रहता है। एडवांस में हो सकता है थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़े, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो यार एडवांस में ही बना दोगे, ठीक है ना। वैसा कोई हार्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? दिख रहा होगा हेडिंग आइडियल सॉल्यूशन, ठीक। तो चलो यार आइडियल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार किसी भी सॉल्यूशन को आइडियल हम लोग कब कहेंगे? चलो यार सॉल्यूशन आइडियल से पहले छोड़ो यार, हम आइडियल टर्म यूज कब करते हैं? जैसे मान लो यार तुम मुझे आइडियल कहोगे, तो आइडियल किस बेसिस पे कहोगे? मैं मान लो हो सकता है यार आइडियल टीचर हूँ, हो सकता है नहीं भी हूँ, ठीक है। या फिर आइडियल किसी अच्छा खराब भी क्या होता है? जैसे मैं मान लो अच्छा खराब की बात करता हूँ तो अच्छा खराब भी एक रेफरेंस में किया जाता है ना, सर आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। हो सकता है यार मैथ्स वाले सर और भी अच्छे हैं, बायो वाले सर वो और भी अच्छे हैं, फिजिक्स वाले सर और भी अच्छे हैं। तो ये अच्छे जो हैं, हो सकता है यार बुरा भी हो, ठीक है ना। अनवर सर बुरे हैं यार, मैथ्स वाले सर और भी बुरे हैं, फिर बायो वाले सर भी बुरे हैं, और मतलब इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो अच्छा और बुरा कर रहे हो किस रेफरेंस पे कर रहे हो? कोई तो रेफरेंस रहा होगा। जैसे मान लो यार मुझे अच्छा कर रहे हो यार, सर मतलब डांटते नहीं इसलिए अच्छे हैं, ठीक है ना। अनवर सर किसी को डांटते नहीं, बच्चों को इसलिए अच्छे कर सकते हो आप। हो सकता है यार मैथ्स वाले सर के बारे में, सर मोटिवेट करते हैं बच्चों को बहुत अच्छे से, इसलिए सर अच्छे हैं। बायो वाले सर हो सकते हैं यार बच्चों का करियर उनके लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए सर अच्छे हैं। फिजिक्स वाले सर के बारे में ऐसा बोल सकते हैं यार कि सर मतलब कि बिल्कुल फ्रेंडली बनकर आप लोगों को पढ़ाते हैं, एंटरटेन करते हुए पढ़ाते हैं, इसलिए सर अच्छे। तो अलग अलग आपका बिहेवियर, मतलब कि अलग अलग थॉट हो सकता है सभी सर के बारे में। तो सभी को आपने अच्छा कहा, लेकिन वो बेंचमार्क और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है जिसके बेसिस पे आपने अच्छा कहा? कौन कितना अच्छा है, कौन कितना खराब है, आप कैसे डिसाइड करोगे? उसके लिए एक बेंचमार्क होना चाहिए ना, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। हाँ, ये सर इतने अच्छे, ये इतने, या फिर सर खराब तो इतने खराब, ये सर इतने खराब, इतने खराब, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो अच्छा और खराब है एक बेंचमार्क। उसी तरह से सॉल्यूशन को भी आइडियल और नॉन आइडियल कहने के लिए एक बेंचमार्क हमें चाहिए होगा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए होगा। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? हम लोग आइडियल सॉल्यूशन को रॉल्स लॉ के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं बच्चों? रॉल्स लॉ के रेस्पेक्ट में। अब रॉल्स लॉ के रेस्पेक्ट में कैसे डिफाइन करते हैं? तो देखो यार, जो भी सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करेगा वो सॉल्यूशन को आइडियल कहेंगे। दैट्स इट। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा? इफ अ सॉल्यूशन ओबेज रॉल्स लॉ, यदि कोई सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करता है, देन सच सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एन आइडियल सॉल्यूशन। दैट्स इट। हाँ, उसमें एक कंडीशन लगा दिया गया हर डेफिनेशन के पहले। डेफिनेशन में एक कंडीशन होता है, तो यहाँ पे भी एक कंडीशन है। रॉल्स लॉ को ओबे करा तो इट शुड ओबे ओवर अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे वो रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा, नहीं। सॉल्यूशन के एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं, एक वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे वो रॉल्स लॉ को ओबे करना चाहिए।
हो सकता है यार अभी जो मैं बातें कही हो आपके सब ऊपर से पार भी होगी, कोई बात नहीं यार। चलो अब मैं बच्चों की तरह आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले रॉल्स लॉ क्या था यार, देखो मैं मान लो एक सॉल्यूशन की बात करूँ तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स है बच्चों, मान लेता दोनों के दोनों वोलेटाइल है, ए एंड बी दो कंपोनेंट्स है। कंटेनर को क्लोज करना मत भूलना, नहीं तो यार वेपर प्रेशर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो था शक्तिमान बन के उड़ के भाग जाएगा कंटेनर से, इसीलिए यार इसको बंद कर दो ताकि इससे भाग ना सके। हाँ तो अब यहाँ पे ए एंड बी के वेपर्स हमें दिखेंगे ना बच्चों, ये वेपर्स दिख जाएंगे। यदि मैं ए का प्रेशर की बात करूं, ए का और बी का प्रेशर की बात करूं पी, तो रॉल्स लॉ क्या कहता है ये मुझे पहले बताओ। रॉल्स लॉ क्या कहता है, रॉल्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब यदि ए का पार्शियल प्रेशर देखना है तो वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, देखो जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ए का होगा सॉल्यूशन में, उसका पार्शियल प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। ये रॉल्स लॉ कहता है ना। फिर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो क्या आ जाता है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स, यही आता है। तो यहाँ पे देखो एक पी ए है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ये वाला है, एक पी नॉट ए एक्स है। पी नॉट ए क्या होता है याद है ना, पी नॉट ए क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। प्योर ए का मतलब क्या, इस कंटेनर से बी निकाल दो, केवल ए को यहाँ पे रहने दो, तो उस केस में जो ए का प्रेशर होगा उसे हम लोग पी नॉट ए कहेंगे। और एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन इस लिक्विड सॉल्यूशन में, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा उसे हम लोग एक्स ए कहेंगे। तो इस तरह से पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने कहा क्या कहा, सॉल्यूशन को आइडियल कब कहेंगे, जब कोई सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करेगा। रॉल्स लॉ को ओबे करने का मतलब क्या, यदि पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स से आता है, इसी तरह से यदि कहीं पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी आता है, तो ऐसे केस में हम सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कह देंगे। अब इसका मतलब नहीं समझ में आया, पी इक्वल टू पी नॉट, ये तो हमेशा होगा, आपको ऐसा लग रहा हो तो नहीं, ऐसा नहीं है। पी ए का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है ना, देखो यार यहाँ पे ये क्या है, गैस है, गैसेस सिस्टम है ना, गैसेस सिस्टम में ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है ना। अब मैं इसका प्रेशर को मेजर करना चाहता हूँ। मान लिया हमारे पास ए एंड बी दो गैसेस का मिक्सचर है, हम यहाँ ए एंड बी का प्रेशर को मेजर करना चाहते हैं। तो मान लिया हमारे पास कोई सिस्टम है, मतलब बैरोमीटर, प्रेशर को मेजर कैसे हम लोग करते हैं, बैरोमीटर या मैनोमीटर की हेल्प से करते हैं ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए एंड बी का पार्शियल प्रेशर को मैंने मेजर किया, मैनोमीटर, बैरोमीटर किसी भी अदर इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया। तो यहाँ पे देखो अब पी ए का जो वैल्यू होगा, अब देखो यार दो वैल्यू है, एक पी ए है और एक दूसरा पी नॉट ए एक्स है। यहां पे मैंने क्या कहा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स है। यदि रॉल्स लॉ ओबे करता है तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स होगा। अब मुझे चेक करना है कि ये सॉल्यूशन रॉल्स लॉ ओबे करता है या नहीं करता, तो ये मैं कैसे चेक करूंगा, तो ये चेक करने का तरीका क्या होगा, इस चीज को यार समझना। पी ए का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यहाँ पे ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है, ये गैसेस मिक्सचर है जिसमें ए एंड बी दो गैसेस प्रेजेंट है। मैं कह सकता हूँ यदि यहाँ पे दो गैसेस है तो ए भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, बी भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, समझ आ रहा है। चलो यार दोनों प्रेशर एक्सर्ट किया, यदि दोनों प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो दोनों में ए एंड बी का अपना अपना कुछ प्रेशर होगा ना, तो उसको मैंने किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेजर कर लिया, ठीक है ना। मैनोमीटर या बैरोमीटर यही ना डिवाइस यूज किया जाता है प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो मैंने किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से ए एंड बी का प्रेशर को मेजर कर लिया। यहाँ पे ये ए का प्रेशर आ गया मेरा समथिंग, मान लो यार एक्स एटीएम, ठीक है ना, एक्स एम एम एच जी, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर लो। तो मैंने यहाँ पे ए का जो प्रेशर लग रहा था वो मैंने मेजर कर लिया एक्स एम एम एच जी। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, पी नॉट ए एक्स का वैल्यू मेजर किया। अब पी नॉट ए एक्स का वैल्यू यार मैं कैसे मेजर करूँगा, आप लोग बताओ। तो पी नॉट एक्स क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। तो हमने पहले क्या किया, पी नॉट ए का वैल्यू, देखो यार जितने भी पी नॉट का वैल्यू होता है ना वो फिक्स होता है एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस पे मान लो ए हमारा वाटर है, तो वाटर का 300 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स्ड पी नॉट का वैल्यू होगा। यदि हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे 310 कर देंगे तो फिर पी नॉट वैल्यू वाटर का ही चेंज हो जाएगा, हाँ, लेकिन उस टेम्परेचर पे वो फिक्स रहेगा। टेम्परेचर यदि सेम है तो फिर वो पी नॉट का वैल्यू चेंज होगा, भले ही तुम ए के साथ बी कोई भी सॉल्वेंट ले लो, मान लो वाटर के साथ तुम मिथेनॉल इथेनॉल कुछ भी ले लो, लेकिन पी नॉट का वैल्यू चेंज नहीं होगा जब तक कि टेम्परेचर को चेंज ना किया जाए। तो जैसे मान लो 300 डिग्री सेल्सियस है, तो 300 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारे साथ वाटर के साथ मिथेनॉल है, तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो फिक्स रहने वाला। इसी तरह 310 कर दिया तो फिर पी नॉट का वैल्यू वाटर का जो है वो चेंज है। टेम्परेचर चेंज होने से पी नॉट का वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन यदि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो पी नॉट का वैल्यू भी जो है ना वो सेम रहेगा ए एंड बी का, ठीक। तो यहाँ पे पी नॉट का वैल्यू हमें पहले से पता होता है। कैसे पता होता है यार, यहाँ से मान लो हम केवल कंटेनर में ए को रखें और ए को रख के हम देख लें इसका वेपर प्रेशर कितना लग रहा था,
इंस्ट्रूमेंट से डिवाइस से मेजर कर लिए कि जब बी नहीं था केवल ए था तो इसका वेपर यहाँ बना, वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, उसको हमने मैनोमीटर या बैरोमीटर रख के प्रेशर को मेजर कर लिया तो हमें पता चल जाएगा पी नॉट ए। मान लिया हमें पी नॉट बी का वैल्यू पता करना हो तो पी नॉट बी का वैल्यू पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए को हटा दो, केवल बी को रहने दो, बी वेपर बनाएगा, यहाँ वेपर पहुंचा तो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, उस प्रेशर को अगेन मैनोमीटर बैरोमीटर से मेजर कर लो, बी का भी प्रेशर पी नॉट बी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो जो भी पी नॉट है पी नॉट बी जो वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट होता है उसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो पी नॉट ए का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। एक्स से तो यार हमें क्वेश्चन में दिया ही रहता है, प्लस वो तो हमें पता रहता है ना कि हम ए को और बी को कितने अमाउंट में किस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं। तो इस तरह से ए का 10 ग्राम बी का 5 ग्राम के साथ मिक्स की ऐसा सवाल में दिया रहता है ना। तो यदि दिया हुआ है तो मोल फ्रैक्शन ए एंड बी का तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब पी नॉट ए एक्स से ये दोनों आपको गिवन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग एक कैलकुलेट कर सकते हो कि पी नॉट ए एक्स का वैल्यू क्या होगा। इस चीज को इसलिए ये जो वैल्यू है ना पी नॉट ए एक्स है इसको हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यू बोलेंगे। क्या ये कैलकुलेटेड, मतलब ये हम कैलकुलेशन से निकाल रहे हैं। और पीए को मैं क्या बोलूंगा, जो पार्शियल प्रेशर ए का आ रहा है मिक्सचर ऑफ गैसेस में ए का जो पार्शियल प्रेशर आएगा उसे मैं क्या कहूँगा, कैलकुलेटेड या फिर ऑब्जर्व कहूंगा। तो मैं क्या कहूंगा, ऑब्जर्व कहूंगा। ऑब्जर्व क्यों, क्योंकि मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं क्या किया ए एंड बी को लिया और ए एंड बी दोनों वेपर बनाया तो यहाँ पे ए का अपना प्रेशर होगा बी का अपना प्रेशर होगा, मैंने मैनोमीटर या बैरोमीटर के हेल्प से निकाल लिया। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है इसको मैं ऑब्जर्व बोलूंगा, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, और इसको मैं क्या बोलूंगा, कैलकुलेटेड। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, ये मैं कैलकुलेट करके निकाला और ये जस्ट एक्सपेरिमेंट से निकाला, ठीक है ना। तो इस तरह से यदि ये दोनों वैल्यू यहाँ से जो कैलकुलेट करने से आ रहा पी नॉट ए एक्स का वैल्यू और ये जो डायरेक्ट मैं किसी डिवाइस से पी ए का वैल्यू जो मेजर किया, यदि दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए तो ऐसे केस में मैं बोल दूंगा यदि पी ए का वैल्यू पी नॉट ए एक्स से आ जाए तो इस सॉल्यूशन को मैं क्या कह दूंगा, आइडियल सॉल्यूशन कह दूंगा। समझ में आ रहा क्या हो रहा है, ये पी नॉट ए एक्स से कैसे मैं निकाल रहा हूँ, ये कैलकुलेट करके निकाल रहा हूँ। कैलकुलेट कैसे करके, हमें पता होता है सभी सॉल्वेंट का पी नॉट ए और एक्स का वैल्यू क्या है। पी नॉट ए का वैल्यू तो पता होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है वो तो हमें पता होगा। एक्स का वैल्यू कहाँ से पता चलेगा, तो हमें पता होता है भाई सॉल्यूशन में ए एंड बी किस अमाउंट में लिया गया। तो इस तरह से पी नॉट ए एक्स वैल्यू पता चल गया। और ये वैल्यू कहाँ से आया, ये वाला जो इक्वल के राइट साइड है ये कैलकुलेटेड है। कैलकुलेटेड का मतलब हमने खुद से कैलकुलेट किया, खुद से पेन एंड पेपर के हेल्प से कैलकुलेट किया, ठीक है ना। पेन एंड पेपर पे वैल्यू पुट कर करके देखा। और ये पी ए कहाँ से आया, ये कैलकुलेटेड नहीं है, ये क्या है, ऑब्जर्व्ड प्रेशर है। ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या, इसको मैंने पेन एंड पेपर पे के हेल्प से नहीं निकाल सकता। ये पी ए कहाँ से आएगा, ये डायरेक्ट आएगा। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट आप यहाँ पे कोई डिवाइस लगा दो, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इससे ए एंड बी का पार्शियल प्रेशर आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो पी है ये ऑब्जर्व्ड है और ये है कैलकुलेटेड। यदि ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो मैं कहूंगा कि ये जो गैस है, जो कंपोनेंट ए एंड बी, यहाँ पे तो केवल ए है ना, इसी तरह से मान लो बी के लिए भी होगा। मान लो यार पी बी भी पी नॉट बी एक्स बी के बराबर हो गया। यदि ऐसा होता है तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो ए एंड बी है वो रॉल्स लॉ ओबे कर रहा है। और यदि रॉल्स लॉ ओबे कर रहा है तो ऐसे केस में इस तरह का सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? चलिए यार एक बार फिर से मैं इसी चीज को रिवाइंड करा देता हूं, आप लोग ध्यान से सुनना, इधर उधर मत देखना। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए एंड बी लिया और यहाँ पे ए एंड बी लिया तो मैं ये ए एंड बी दोनों क्या होगा, वेपर बनाएगा। वेपर बनाया फिर ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यानी इस वाले में कुछ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आएगा, कुछ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आएगा। और इस पार्शियल प्रेशर को मैंने कैसे मेजर किया, इंस्ट्रूमेंट डिवाइस के हेल्प से, बैरोमीटर मैनोमीटर जैसे भी एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस के हेल्प से मैंने पी एंड पी बी का वैल्यू कैलकुलेट किया। और यहाँ से जो पी ए का वैल्यू और पी बी का वैल्यू आया ना, जो पी ए एंड पी बी का वैल्यू आ रहा है उसको मैं उसको फिर मैं क्या करूंगा, ये प्रेशर से आया, ठीक है ना, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। यदि ये वाला वैल्यू, और अब हम लोग पी ए का वैल्यू और एक रॉल्स लॉ से निकालेंगे। रॉल्स लॉ पी ए का वैल्यू क्या होता है, पी नॉट एक्स है, तो यहाँ पे पी नॉट ए और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पी नॉट ए का वैल्यू हमें पता होता है, एक्स का वैल्यू पता होगा, कितना अमाउंट लिया गया है ए एंड बी। तो इस तरह से पी नॉट ए, यदि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे और जो यहाँ का प्रेशर मेजर किया गया था इंस्ट्रूमेंट का, ये वाला वैल्यू, यदि दोनों वैल्यू बराबर आ गया तो ऐसे में कहेंगे कि ये जो, इसी तरह से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी नॉट बी एक्स बी, यदि ये वैल्यू बराबर आ जा रहा है तो ऐसे केस में मैं कहूँगा कि ये सोल्यूशन है ये रॉल्स लॉ ओबे कर रहा है, और ऐसे केस में इस सोल्यूशन को मैं आइडियल सोल्यूशन कह दूंगा।
क्लियर है? अब उम्मीद है यार आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से यार डिफाइन अब मैं आइडियल सॉल्यूशन को कर देता हूं कि आइडियल सॉल्यूशन को आकर डिफाइन किस तरह से कर सकता हूं। तो इस चीज को मैं मिटा देता हूं और यहां पे मैं डिफाइन कर देता हूं। अच्छा, यहाँ पे जरा देखो, मान लो यार मैं एक मतलब इसी तरह जस्ट आपको समझाने के लिए क्वेश्चन एक वैल्यू के फॉर्म में हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। मान ले किसी एक सॉल्यूशन है, उसका P0 ए वैल्यू दिया हुआ है 25 mMHg। ये जस्ट मैं समझाने के लिए अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक। और ए का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है कि सॉल्यूशन में ए का कितना मोल फ्रैक्शन है, 0.4 है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेशर मेजर किया गया, ये देखो मेजर में वर्ड यूज कर रहा हूँ। ऐसे तो मैं पीए डायरेक्ट निकाल सकता हूँ ना, पीए डायरेक्ट क्या निकाल सकता हूँ, 25 × 0.4, 25 × 0.4 कितना आ जाता है, कितना आ जाता है ये 25 चौके 100, 10 आ जाता है ना, 10 mmHg। और यहाँ से जो प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकाला गया था, ये मान लो 5 या 8 mmHg था। ये वाला प्रेशर कैसे मेजर किया गया, किसी डिवाइस से मेजर किया गया, और यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना आ रहा है, 8 mmHg। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मान लो 12 mmHg आ रहा है, ठीक है। तो यदि यहाँ पे मैं देखूँ तो पीए का वैल्यू क्या होगा, P0 ए और एक्स से पता है ना, तो ये 25 × 0.4, 25 × 0.4 10 mmHg आ रहा है। और जबकि यहाँ पे जो मेजर किया जा रहा है वो 8 mmHg है। इसका मतलब मैं रॉल्स लॉ को लगा के निकाल रहा हूँ तो 8 mmHg, और जो डायरेक्ट में ऑब्जर्वेशन जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो 8 mmHg। इसका मतलब ये रॉल्स लॉ वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन आइडियल नहीं है। हाँ, लेकिन यदि यहाँ पे 8 के जगह पे मैं 10 mmHg लिख देता कि जो हम जिस डिवाइस से मेजर किया यहाँ का पार्शियल प्रेशर वो भी हमें 10 mmHg दे रहा है, और रॉल्स लॉ लगाने से भी 10 mmHg आ रहा है। इसका मतलब मैं कहता कि ये जो सॉल्यूशन है ये आइडियल सॉल्यूशन, मतलब रॉल्स लॉ ओबे कर रहा है। ये सॉल्यूशन यदि 10 mmHg, यहाँ पे भी 10 mmHg, इसका मतलब ये सॉल्यूशन जो है रॉल्स लॉ ओबे कर रहा है, और ऐसे केस में इस सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कह देते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब उम्मीद है यार आप लोगों को पूरा अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो चलो यार अब हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ कि आइडियल सॉल्यूशन को किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन को मैं किस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, सॉल्यूशन such solution which obeys Rawls law, देखो which obeys Rawls law over a wide range of concentration, at a specified temperature। यहाँ पे देखना यार एक चीज यूज किया, वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा नहीं कि केवल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही, ठीक है, एक्स का वैल्यू ये, एक्स बी का वैल्यू जब ये लिए थे तो ये आइडियल सॉल्यूशन हुआ, लेकिन जैसे मैंने एक्स से एक्स बी का वैल्यू चेंज कर दिया वैसे ये रॉल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। तो किसी एक पॉइंट पे, तो किसी एक पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी पे ये आइडियल सॉल्यूशन तो बना रहा है, लेकिन फिर अदर मतलब एक्स एंड एक्स बी का वैल्यू जैसे ही चेंज किया ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना रहा है। तो ऐसे केस में फिर उसे आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या जरूरी है, ओवर वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है ना, तभी जाके सॉल्यूशन को आइडियल कहेंगे। और एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, यह भी चीज जरूरी है। हर टेम्परेचर पे मेजर करने का जो अपना तरीका होगा अलग अलग होगा, तरीका नहीं मतलब हर टेम्परेचर पे अलग अलग मतलब कि सॉल्यूशन को आइडियल और नॉन आइडियल डिफाइन करेंगे। कोई एक सॉल्यूशन यदि किसी एक टेम्परेचर पे आइडियल है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो अदर टेम्परेचर पे भी सॉल्यूशन आइडियल हो, ठीक है ना, क्योंकि P0 ए P0 बी का वैल्यू चेंज हो जाता है, इससे पार्शियल प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन आइडियल है या नहीं। हाँ, लेकिन उस स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, वो जो सॉल्यूशन है वो रॉल्स लॉ को ओबे करना चाहिए, एंड दैट शुड टू ओवर अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब समझ में आया ना। अब पता चला x इक्वल टू 0.4 और x बी इक्वल टू 0.6 रखे तो सॉल्यूशन आइडियल बन गया, लेकिन जैसे मैंने x को 0.2 और 0.8 रखा x बी को, तो यार ये सॉल्यूशन आइडियल हो ही नहीं रहा। तो ऐसे केस में हम ओवरऑल बोल देंगे सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल। मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे, मोल फ्रैक्शन पे सॉल्यूशन आइडियल हो रहा है, और फिर बाकी कॉन्सेंट्रेशन पे, बाकी मोल फ्रैक्शन के वैल्यू रखने पर ये सॉल्यूशन आइडियल या रॉल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में हम सॉल्यूशन को नॉन आइडियल ही कहेंगे। समझ में आया? तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन। अब किस तरह के सॉल्यूशन, जैसे हमने यहाँ ए एंड बी लिया, अब किस तरह के सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, तो एक चीज यार ध्यान रखना है, आप लोगों को नोट करके लिख दे रहा हूँ।
कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर और जिनका नेचर सेम होता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख रहा हूं, कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड नेचर, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड नेचर ओबेस रॉड्स, ये क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड नेचर फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन। क्या लिखा, कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड नेचर, यानी ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर और नेचर दोनों सिमिलर हो, ऐसे सॉल्यूशन ही आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। मतलब क्या, मतलब समझा देता हूं। जैसे मैं मान लो एग्जांपल नंबर 1 ले लेता हूं, CH3OH एंड C2H5OH, ये क्या मिथेनॉल, ये क्या इथेनॉल। मिथेनॉल और इथेनॉल को देखें तो क्या है, दोनों का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है। बस यदि मैं स्ट्रक्चर देखूं तो ये CH3OH ऐसा है, C2H5OH कैसा होगा, CH3CH2OH, बस एक CH2 का डिफरेंस आ गया ना। बाकी चीज यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, तो दोनों का स्ट्रक्चर भी हम बोल सकते हैं बिल्कुल सिमिलर है। सिमिलर, सेम नहीं बोलेंगे, सिमिलर, और नेचर भी सेम है। दोनों में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगाया तो दोनों का नेचर भी सेम है। तो ये दोनों सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। ठीक, अब मान लो यार मैं एक में OH लगा दूं और दूसरे में पूछ दूं CH3COH, क्या ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा? CH3OH एंड ये दोनों क्या आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा? आंसर इज नो। क्यों नो? क्योंकि यार ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ये एसिड फंक्शनल ग्रुप है, नेचर ही डिफरेंट हो गया, तो इसलिए फॉर्म नहीं करेगा। इसी तरह मान लो यार मैं CH3OH ले रहा हूं और एक बेंजीन में OH ले रहा हूं, क्या ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा? अगेन आंसर इज नो। क्यों नो? क्योंकि यार यहाँ पे स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो गया। नेचर तो OH दोनों में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर ही बहुत ही डिफरेंट हो गया, तो ऐसे केस में भी आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये चीज समझ में आया, स्ट्रक्चर और नेचर दोनों सेम होना जरूरी है रे यार। और भी एग्जांपल देखो यार, मैं ले सकता हूं N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन। N का मतलब समझ रहे हो ना, नॉर्मल हेक्सेन, मतलब कोई भी ब्रांचिंग नहीं, 6 कार्बन है और वो सब के सब स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं। इसी तरह से N-हेप्टेन, N-हेप्टेन का मतलब क्या हो गया, 7 कार्बन होंगे और वो सब के सब स्ट्रेट चेन में लगे, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, नॉर्मल, N फॉर नॉर्मल, सबके सब स्ट्रेट चेन में लगा है। तो यहाँ पे यदि यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रक्चर भी सेम, बस डिफरेंस क्या आएगा, एक CH2 का डिफरेंस आएगा दोनों में, और बाकी स्ट्रक्चर नेचर सब कुछ सेम। इसी तरह से और भी मैं बात कर सकता हूँ, बेंजीन एंड टॉलिन की बात कर सकता हूँ, बेंजीन एंड टॉलिन। तो बेंजीन एंड टॉलिन भी आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। क्यों? देख सकते हो, ये है बेंजीन और ये है टॉलिन, देख रहे हो, बेंजीन और टॉलिन में बस ये CH3 का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ तो सेम है। यदि इस दोनों में देखा जाए तो एक्चुअली डिफरेंस CH2 का आएगा, ठीक है ना। इसमें भी डिफरेंस CH2 का, क्योंकि यहाँ पे एक H एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पे H थोड़ी ना है, यदि माइनस करोगे तो एक CH2 का ही डिफरेंस आएगा। बाकी सब कुछ स्ट्रक्चर नेचर सब कुछ सेम दिख रहा है। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो ऐसा नहीं कि नया फंक्शनल ग्रुप कोई आ गया, ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, आइडियल। मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं, यदि कहीं CH2 का डिफरेंस दिख रहा है, 2 मॉलिक्यूल में यदि CH2 का डिफरेंस दिख रहा है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि यार एक ही CH2 का डिफरेंस है, हो सकता है 2 CH2 का डिफरेंस आ जाए, मतलब C2H4 का डिफरेंस आ जाए, हो सकता है C3H6 का डिफरेंस आ जाए, तो वो भी आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यदि एक CH2 का डिफरेंस दिख रहा है तो यार 99.99% चांस है कि वो आइडियल सॉल्यूशन ही फॉर्म करेगा, ठीक है। हाँ, बशर्ते कि यार थोड़ा देख लेना मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब पता चला फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिया, तो ऐसे में वो फिर आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेगा। तो ये सब आपको यार छोटी छोटी बातें याद रखनी है, ठीक। तो इस तरह से यार ये जो डेफिनेशन था आइडियल सॉल्यूशन का, ये उम्मीद है आप लोगों को अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्या जानेंगे, तो इंटरैक्शन। देखो ये जो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है ना, ये इंटरैक्शन पे भी डिपेंड करता है। इंटरैक्शन का मतलब क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। मान लो यार एक हमारे पास कंटेनर है, यहाँ पे इस कंटेनर में हमारे पास केवल जो मॉलिक्यूल्स है वो A के मॉलिक्यूल से। किसके मॉलिक्यूल से बच्चों, बताओ, A के मॉलिक्यूल से। मतलब हमें एक आइडियल सॉल्यूशन बनाना है ना, तो ये A कोई सॉल्यूट है या सॉल्वेंट जो बोलना है, एक कंपोनेंट A है, एक दूसरा कंपोनेंट B है। यहाँ पे B B B B B इतने सारे B B है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस दोनों को मिक्स किया, ये कंपोनेंट B है, ये कंपोनेंट A है। अब हमें सॉल्यूशन तैयार करना है, सॉल्यूशन तैयार करने के लिए दोनों को मिक्स करना होगा। चलो यार मिक्स करता हूँ इस दोनों को। जैसे मिक्स करूँगा तो यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे A,
चलिए थोड़ा मैं यहाँ पे वो कंटेनर बड़ा कर देता हूँ, बी, यानी ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी ए बी ए बी, ये सॉल्यूशन तैयार हो गया। ये पूरे सॉल्यूशन में यही चीज़ होगा, ठीक है ना। मैं केवल एक जगह दिखाया करके आपको, पूरे सॉल्यूशन में इसमें केवल क्या भरा पड़ा है, बी, इसमें ए पड़ा है हर जगह, ठीक है ना बच्चों। चलिए यहाँ तक तो समझ में, ये हम क्या बोल रहे हैं, ए बी। इंटरैक्शन, क्या मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, इंटरैक्शन की बात। मतलब यहाँ पे यदि देखो तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच कौन सा इंटरैक्शन है, ए इंटरैक्शन प्रेजेंट है। कौन सा इंटरैक्शन है, ए। इंटरैक्शन का मतलब क्या, ए केवल ए के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, दैट्स इट। यहाँ पे इंटरैक्शन कैसा है, बी इंटरैक्शन है। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या ए के बीच इंटरेक्शन है, नहीं। अब यहाँ पे बी क्या हो चुका है, ए के साथ मिक्स हो चुका है, सॉल्यूशन बना दिया। तो सॉल्यूशन कब बनेगा, जब ए बी के बीच इंटरेक्शन, दोनों कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन डेवलप होगा, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। मान लो यार ए बी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा, तो यार ए बी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेगा, तो ए अलग बी अलग। यदि ए अलग बी अलग तो ऐसे में सॉल्यूशन बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि इमिसिबल सॉल्यूशन हो जाएगा, इमिसिबल हो जाएगा, और इमिसिबल के केस में वो फिर सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चलो यार यहाँ पे ए बी इंटरेक्शन डेवलप हो गया। अब देखो बात आती है कि सॉल्यूशन को हमको आइडियल करना, तो इस इंटरैक्शन के बेसिस पे मैं किसी भी सॉल्यूशन को आइडियल कब कहूँगा। तो देखो यार, किसी भी सॉल्यूशन को इंटरैक्शन के बेसिस पे आइडियल कहने के लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे ए के बीच इंटरैक्शन है, तो जो इंटरैक्शन है उसको मैं, एक इंटरैक्शन है तो एक फोर्स लग रहा होगा ना ए के बीच, यानी ए के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको मैं एफ ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसी तरह से यदि यहाँ पे बी की बात करूँ, बी कंपोनेंट बी में, तो यहाँ पे भी बी और बी के बीच जो इंटरैक्शन था उसे मैं एफ बी कह देता हूँ। और यहाँ पे यदि ए और बी आ जाते हैं तो यहाँ पे जो इंटरैक्शन है उसको मैं कह देता हूँ एफ ए बी इंटरैक्शन, ठीक है ना। यहाँ ए इंटरैक्शन, यहाँ बी इंटरैक्शन, और जो सॉल्यूशन में ए बी इंटरैक्शन। यदि ध्यान से सुना, यदि एफ ए इंटरैक्शन, यानी यहाँ जो इंटरैक्शन प्रेजेंट है, यहाँ का इंटरैक्शन जो है और वहाँ का इंटरैक्शन, यदि ये तीनों इंटरैक्शन इक्वल हो, तो ऐसे केस में हम सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कह देंगे। समझ में आ रहा, मतलब कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंटरेक्शन कुछ था, यहाँ पे कुछ था, और यहाँ पे इंटरेक्शन बढ़ गया काफ़ी ज़्यादा, या इंटरेक्शन काफ़ी कम हो गया। यदि यहाँ इंटरेक्शन सॉल्यूशन में इंटरेक्शन बढ़ गया या कम हो गया, तो ऐसे केस में सॉल्यूशन आइडियल नहीं होगा। सॉल्यूशन आइडियल होने के लिए जरूरी है कि यहाँ का इंटरेक्शन, यहाँ का इंटरेक्शन और यहाँ का भी इंटरेक्शन बराबर हो। यदि अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है ये चीज़, जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाएंगे ना तो और ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। ऐसा इसलिए हो रहा है, यहाँ पे भी मैं समझा दे रहा हूँ। मान लो कि यहाँ का इंटरेक्शन बढ़ गया, यदि यहाँ का इंटरेक्शन बढ़ गया, सोचो ए एंड बी के बीच में इंटरेक्शन बढ़ गया मतलब क्या, ए एंड बी खूब जोर से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। यदि खूब जोर से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पे वेपर बन पाएगा आसानी से, नहीं। यहाँ पे इंटरेक्शन तो कम था तो यहाँ पे वेपर आसानी से बन रहा था, यहाँ इंटरेक्शन बढ़ गया तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो गया। यदि वेपर का बनना कम हो गया तो फिर यहाँ से जो पी ए का वैल्यू आएगा पी नॉट एक से, और यहाँ का जो पी ए का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा। अब ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब पढ़ेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी आगे हम पढ़ेंगे, उसमें दो केस अराइज होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव सॉल्यूशन या नेगेटिव डेविएशन, ठीक। तो वहाँ पे और ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी आपको याद रखना है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या जरूरी है, एफ ए ए इक्वल टू एफ बी बी एंड दिस शुड बी इक्वल टू एफ ए बी। तो यदि ऐसा इंटरेक्शन प्रेजेंट है तो ऐसे सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक। तो चलो यार, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आप लोग पहले नोट करो। तो देखो यार, पहले मैं दोनों चीज़ को एक बार समराइज कर दे रहा हूँ कि किसी भी सॉल्यूशन को आइडियल होने के लिए दो कंडीशन है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन क्यों फॉर्म करता है, तो इसके लिए दो रीज़न है, दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या मैं बोल सकता हूँ, जो इंटरेक्शन होना चाहिए एफ ए इंटरेक्शन, एफ ए बी इंटरेक्शन, सॉरी बी बी इंटरेक्शन और एफ ए बी इंटरेक्शन, ये इक्वल होना चाहिए। हाँ, कंडीशन समझ लो। कंडीशन मतलब कि फॉर सॉल्यूशन फॉर सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब कि यहाँ पे लिख देते हैं यार, कंडीशंस फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन है, तो पहले तो ये कंडीशन है एफ ए बी तीनों इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए।
देखिए यार एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम टर्म यूज नहीं करेंगे, सिमिलर इंटरेक्शन में बोलूंगा। ये भी इक्वल टू लिख दे रहा हूँ, लेकिन यार खुद सोचो बिल्कुल इक्वल टू नहीं हो सकता ना। जैसे मैं मिथेनॉल में बात कर CH3OH, इथेनॉल में बात किया CH3CH2OH, तो थोड़ा सा क्या हो गया, CH2 डिफरेंस होने से थोड़ा सा इंटरेक्शन तो यार डिफरेंट होगा ना, नहीं तो यार इंटरेक्शन भी सेम हो गया तो फिर दो कंपाउंड अलग अलग काहे का, दोनों कंपाउंड तो सेम हो जाना चाहिए। तो इसलिए इंटरेक्शन ऑलमोस्ट मैं सेम कह सकता हूँ, ठीक। तो इसलिए सेम की जगह पे सिमिलर टर्म यूज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा क्या था, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड नेचर होना चाहिए, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड नेचर। तो ये दो कंडीशंस आपको याद रखने किसी भी सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बनने के लिए। पहला इंटरेक्शन इक्वल होना चाहिए ABB एंड AB, और दूसरा स्ट्रक्चर एंड नेचर भी क्या होना चाहिए, सेम। दोनों चीज़ को आपको मैंने समझा दिया। इसके बाद देखो यार, मैं जो पढ़ने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, वेपर प्रेशर डायग्राम पढ़ने वाला हूँ मैं। क्या पढ़ने वाले बच्चों, वेपर प्रेशर डायग्राम फॉर आइडियल सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेपर प्रेशर डायग्राम फॉर आइडियल सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर डायग्राम का मतलब क्या है, यहाँ पे वेपर प्रेशर डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, एक साइड तो पार्शियल प्रेशर आएगा, ठीक है ना, या वेपर प्रेशर बोलो या पार्शियल प्रेशर आएगा, और एक साइड में आएगा मोल फ्रैक्शन आएगा। क्या आएगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन आएगा, ठीक। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैंने जो लिया, यहाँ पे A का वैल्यू मोल फ्रैक्शन 1 है और यहाँ पे XB का वैल्यू क्या होगा, तो मिलो बताओ यार। A का मोल फ्रैक्शन 1 है तो B का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 0 होगा यार। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे A का वैल्यू कितना होगा बताओ, X का वैल्यू 1। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ने का मतलब कि A और B को आपस में मिक्स कर रहे हैं। इस पॉइंट पे केवल क्या प्रेजेंट था, A प्रेजेंट था, B क्या था, 0, मतलब था ही नहीं। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मतलब A में हमने B को मिक्स करना स्टार्ट किया। जैसे ही A में B को मिक्स करेंगे तो A का मोल फ्रैक्शन कम होगा, B का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो X का वैल्यू 0 और यहाँ पे XB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और इसके बीच में A एंड B दोनों प्रेजेंट है। क्लियर है ना ये चीज़, चलो ये चीज़ क्लियर आपको बहुत अच्छी। यहाँ पे भी देखो यार, मुझे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वाला लाइन जो है मोल फ्रैक्शन के लिए है, ये पार्शियल प्रेशर के लिए है। अच्छा एक और चीज़ यार, इससे पहले यार आप लोग लिख लेना, हाँ, दो कंडीशन मैंने लिखा है ना था, अरे यार वहीं पे लिखा देना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या लिखा हुआ था, FA इक्वल टू FBB इक्वल टू क्या था, FAB, ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन क्या था, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड नेचर था। और एक थर्ड कंडीशन वहीं पे ऐड कर लेना, थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ A होता है ये P0 AX के बराबर, मतलब इट शुड ओबेज रॉड्स लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन तो यही है, इट शुड ओबे रॉड्स लॉ, ठीक है ना। सबसे रॉड्स लॉ का मतलब क्या, PA का वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, P0 AX के बराबर आना चाहिए। PAB का वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, P0 B इंटू XB के बराबर होना चाहिए। मान लो PA का वैल्यू P0 XB, यार XB होगा X के बराबर नहीं आ रहा है, यानी जो हमने कैलकुलेट किया P0 X और जो मेजर किया, ऑब्जर्व किया PA के वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है, तो ऐसे में सॉल्यूशन आइडियल हो ही नहीं सकता। इसलिए आइडियल होने के लिए PA P0 AX से बराबर, PB P0 B XB भी बराबर। और यदि ऐसा हो रहा है तो P टोटल किसके बराबर हो जाएगा, P0 AX से प्लस P0 B XB के बराबर होगा। समझ में आया। तो इस तरह से ये तीन कंडीशंस है फॉर सॉल्यूशन टू बी आइडियल, कंडीशंस फॉर आइडियल, इसको लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। चलो अब हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं, वेपर प्रेशर डायग्राम। यहाँ पे XA एंड XB, यहाँ पे मैं एक एजम्पशन मान रहा हूँ। यहाँ पे कितना जो सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट है A एंड B। क्लियर, दो कंपोनेंट प्रेजेंट है A एंड B। अब A एंड B में कोई एक कंपोनेंट ज़्यादा वोलेटाइल होगा, एक कम वोलेटाइल होगा। तो यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ A जो है वो मोर वोलेटाइल है, ये मैं मान ले रहा हूँ, ठीक है ना। तुमको जिसको मानना मानो, A मोर वोलेटाइल माना और B को मैंने माना लेस वोलेटाइल। B को क्या माना बच्चों, मैंने लेस वोलेटाइल माना। अब
ए मोर वोलेटाइल बी लेस वोलेटाइल। यदि ऐसा है तो पी नॉट ए और पी नॉट बी में कौन ज़्यादा होगा? एक पी नॉट ए है, पी नॉट बी है, तुम ही लोग बताओ यार किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, किसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, प्योर प्रेशर ए का या बी का? तो ए मोर वोलेटाइल, ए ज़्यादा वेपर बना रहा होगा, ज़्यादा वेपर बनाया तो यार उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, पी नॉट ए का वैल्यू पी नॉट बी से ज़्यादा होगा। क्लियर है चीज़? चलिए यार यदि हम इस पॉइंट पे बात करें, अभी हमें इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, ओके मैं देखो प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ प्रेशर और यहाँ पे क्या मोल फ्रैक्शन है। प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन आता है? मान लो मैं पी ए इक्वल टू लिखना चाहता हूँ, पी ए इक्वल टू क्या आता है? पी नॉट एक्स, यही आता है ना। यदि मैं पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच देखूँ ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1, यानी वाई एक्सिस में भी पार्शियल प्रेशर है। इसको यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करना, बताया था ना आप लोगों को, जब भी ग्राफ ड्रॉ करना जो वाई एक्सिस में दिख रहा है उसको वाई से रिप्लेस कर दो, जो एक्स एक्सिस में दिख रहा है उसे एक्स से रिप्लेस कर दो। यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या दिख रहा है? पी, पी को क्या से रिप्लेस कर दूंगा? वाई से, ठीक। पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन यहाँ पे इसको मैं स्मॉल एक्स से, ये एक्स क्या है? एक्स एक्सिस को, तो वाई और एक्स में क्या रिलेशन आ गया? लिनियर रिलेशन दिख रहा है, दोनों का पावर 1 1 और यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या है? 0। इसका मतलब यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा y वर्सेस x का या फिर पी ए वर्सेस एक्स ए का, वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा एंड पासिंग थ्रू ऑरिजिन होगा। क्लियर है ये चीज़? और यदि मैं स्लोप की बात करूँ तो स्लोप क्या हो जाएगा? पी नॉट ए के इक्वल हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इस तरह से यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। और अच्छा जब एक्स ए का वैल्यू 1 होगा तो पी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? एक्स ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है ना, एक्स ए का वैल्यू यदि 1 आया तो पी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। मैं पी नॉट इसको थोड़ा और ऊपर कर दे रहा हूँ, ये वैल्यू पी नॉट है। जब एक्स ए 1 था तो पी ए का वैल्यू कितना आ रहा है? पी नॉट ए आ रहा है। जब एक्स ए 0 हो जाएगा, एक्स ए 0 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। जब एक्स ए 0 हो जाएगा तो पी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दिख रहा है? तो यदि ऐसा होता है तो ये जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा, जो समझ में आ रहा है ना। और एक्स ए पे पी नॉट ए वैल्यू और एक्स ए जब 0 हो जाएगा तो पी ए भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये थोड़ा लीनियर बनाना है यार, स्ट्रेट लाइन यार, बार बार उसी तरह बन रहा है, क्या बात है यार। ठीक है ना यार, ये स्ट्रेट लाइन है, तुम लोग समझ जाना। हाँ तो ये हो गया पी ए का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये जो ग्राफ है ये पी ए का है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। चलो अब मैं पी बी का ग्राफ बनाता हूँ, पी बी वर्सेस एक्स बी। तो पी बी इक्वल टू क्या होता है? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। यदि मैं इस पॉइंट पे देखना चाहूँ पी बी का वैल्यू क्या आएगा, तो इस पॉइंट पे एक्स बी का वैल्यू कितना है? 0। यदि एक्स बी 0 है तो पी बी का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा ना। एक्स बी 0 है तो पी बी का वैल्यू भी कितना? 0 इंटू 0 0 ना, यानी पी बी का वैल्यू इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? यदि मैं इस वाले लाइन पे देखना चाहूँ तो एक्स बी का वैल्यू क्या है? इस वाले लाइन पे, इस वाले लाइन पे एक्स बी का वैल्यू 1। यदि एक्स बी का वैल्यू 1 है तो पी बी का वैल्यू क्या होगा? पी नॉट बी होगा। पी नॉट बी कहीं यहाँ मैं मान लेता हूँ। अच्छा पी नॉट बी को मैंने पी नॉट ए से नीचे रखा, क्यों रखा? क्योंकि हमें पता है पी नॉट ए का वैल्यू ज़्यादा है पी नॉट बी से, मतलब पी नॉट ए ऊपर होगा, पी नॉट बी नीचे होगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू मिल रहा था, यहाँ पे ये वैल्यू मिल रहा था। करना क्या है यार, इसको इससे ज्वाइन कर दो इस पॉइंट से। यानी ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला लाइन जो है ना, ये किसके लिए है? पी बी के लिए है। अब पी बी इक्वल टू क्या आ रहा था? पी नॉट बी इंटू एक्स बी आ रहा था। क्लियर है ये चीज़? तो इस तरह से हमने पी ए और पी बी दोनों के लिए ग्राफ लाइन ड्रॉ कर लिया। पी ए के लिए ये वाला लाइन है और पी बी के लिए ये वाला लाइन है। अब मुझे पी नॉट पी टोटल का लाइन ड्रॉ करना है। पी टोटल का, पी टोटल क्या हो जाएगा यार बताओ? पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट ए एक्स, अरे यार पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही होगा ना। इस वाले पॉइंट पे बताओ यार पी टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इस वाला पॉइंट पे यदि मैं बात करूं तो एक्स ए इस पॉइंट पे कितना है? 1, एक्स ए 1। इस पॉइंट पे एक्स बी कितना है? 0। इसका मतलब ये वाला टर्म तो कट गया, ये वाला टर्म बच गया। और इस पॉइंट पे एक्स ए का वैल्यू क्या मैंने माना? 1। यदि एक्स ए 1 कर दूं तो पी टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी नॉट ए के बराबर आ जाएगा ना। नहीं समझ में आ रहा है? देखो यार इस वाले पॉइंट पे बात करें तो इस वाले पॉइंट पे एक्स ए का वैल्यू 1 है और एक्स बी का वैल्यू क्या है? 0 है। एक्स ए 1 और एक्स बी 0, तो ये 0 हो गया खत्म। पी टोटल को पी टी से लिख रहा हूँ, यह पी नॉट ए हो जाएगा। एक्स ए का वैल्यू तो 1 ही है ना, तो ये पी नॉट ए के बराबर ही हो गया। समझ में आया? तो इसलिए इस पॉइंट पे जो पी टोटल का वैल्यू आएगा वो यही आएगा। चलो यार इस पॉइंट पे बात करते हैं। जब हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे एक्स ए 0 है और एक्स बी 1 है। एक्स ए 0 मतलब ये खत्म हो जाएगा और ये रह जाएगा, और एक्स बी का वैल्यू 1, यानी पी टोटल इक्वल टू ओनली पी नॉट बी रह जाएगा। और पी नॉट का बी कहे तो ये वाला वैल्यू। तो इस तरह से हमें इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे ये मिल रहा था पी टोटल का लाइन पॉइंट, और यहाँ पे पी टोटल का पॉइंट ये वाला मिला। हमें पता है कि जो ग्राफ होने वाला है वो क्या होने वाला है?
लीनियर ग्राफ होने वाला है। क्लियर है, यहाँ से देख सकते हो ना, यदि लीनियर होने वाला तो इस दोनों को ज्वाइन कर दो, दैट्स इट। यहाँ से पी टोटल इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, जो आएगा पी नॉट ए, देखो यार मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए का मतलब पी नॉट ए एक्स से बी, और सॉरी पी नॉट ए एक्स से, और पी बी का मतलब पी नॉट बी एक्स बी। तो पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इसको मैंने शॉर्ट में पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये वेपर प्रेशर डायग्राम हो गया फॉर आइडियल सोल्यूशन। समझ में आ रहा? तो इस तरह से आप लोग यार इस चीज़ को थोड़ा समझ लेना, हो सकता है क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछ दिया जाए। अभी आइडियल सॉल्यूशन के लिए देखें तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या देख रहे हैं हम लोग, जो लाइन है स्ट्रेट लाइन जो जा रहा है वो सबके सब स्ट्रेट है, कोई भी कर्व नहीं है, सबके सब स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी। हाँ कभी ऐसा हो सकता है यार पी नॉट बी का वैल्यू मान लो बी इज मोर वोलेटाइल देने, यदि बी मोर वोलेटाइल होता ये वाला पॉइंट ऊपर हो जाता, ये वाला पॉइंट नीचे हो जाता, तो फिर जो टोटल सॉल्यूशन मिल रहा था ना वो ऐसा मिलता। यदि मान लो ये वाला पॉइंट ऊपर हो जाता, बी मोर वोलेटाइल होता, तो ये वाला पॉइंट यहाँ होता, और फिर हम लोग ऐसे मिक्स करते, ऐसे ज्वाइन करते दोनों लाइन को। ठीक, फिलहाल ये वाला लाइन कुछ ऐसा ज्वाइन हुआ, तो डिपेंड करता है कौन मोर वोलेटाइल है कौन लेस वोलेटाइल है। ठीक, तो ये हो गया वेपर प्रेशर डायग्राम फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ आइडियल सॉल्यूशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं, तो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसको लिख लो या फिर मैं इधर मिटा देता हूँ। ठीक है, चलो देखो कुछ चीज़ें आइडियल सॉल्यूशन में ऑब्जर्व होती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर आइडियल सॉल्यूशन, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर आइडियल सॉल्यूशन। पहला, आइडियल सॉल्यूशन में एक्स इट ओबेज रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ का मतलब क्या है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स और पी बी इक्वल टू क्या आता है, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक, और पी टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से पी टोटल हो जाएगा पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो। यहाँ पे जरा समझना, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो का मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि मान लो ए और बी दो सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया और हमें फाइनल सॉल्यूशन ए बी मिला। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो मैंने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया था ए एंड बी को, मान लो ए का 5 ml बी का 5 ml मिक्स किया, यदि ए का 5 ml बी का 5 ml मिक्स किया तो हमें ए बी का कितना ml मिलना चाहिए, 10 ml मिलना चाहिए ना। तो यदि 10 ml मिल रहा है, 5 और 5 10 ml मिल रहा है, इसका मतलब जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगा वो जीरो होगा। और ऐसा आइडियल सोल्यूशन में होता है। ए प्लस बी, ए का हमने 5 ml लिया, बी का भी 5 ml लिया, और जो सोल्यूशन हमें मिला ए बी, इसका कितना मिला 10 ml। तो डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब क्या हो गया, फाइनल सॉल्यूशन माइनस इनिशियल सॉल्यूशन। फाइनल हमें 10 मिला और इनिशियली हमारे पास कितना था 5 10 ml ये भी था, तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये आइडियल सॉल्यूशन में होता है। आगे हम लोग देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो होता है। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, मतलब ये कि जो फाइनल माइनस इनिशियल होता है वो जीरो नहीं होता है। मतलब 5 10 ml बनना था लेकिन 10 ml नहीं बनता है। वो ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा एरर आता है, बहुत ज़्यादा मार्जिनल एरर नहीं आता, थोड़ा सा एरर आता है। एरर क्यों आता है उस चीज़ को हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक, वहाँ पे सब कुछ इंटरेक्शन जो बताए थे ना, ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन एंड ए बी इंटरेक्शन, उसी का खेल है। तो उस चीज़ को मैं नॉन आइडियल सोल्यूशन में समझूंगा। अभी पहले हम लोग आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सेकंड केस हो गया डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो। थर्ड केस है डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो का मतलब क्या है, जब यहाँ पे जब भी आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते बनाया जाता है तो आइडियल सॉल्यूशन में ए एंड बी को मिक्स करते हैं। ए एंड बी को जब मिक्स किए तो हमें ए बी एक सॉल्यूशन मिल गया, और ऐसे सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो मतलब ना ही कोई हीट रिलीज होने वाला है, ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होने वाला है। और ऐसा क्यों होता है, तो क्यों होता है देखो यार, इसका रीज़न बस एक सिंपल सा रीज़न है कि यहाँ पे ए और बी में जो इंटरेक्शन था ना वो सेम टाइप का इंटरेक्शन है। मान लो यार ए और बी में जो इंटरेक्शन था और ए बी जब सॉल्यूशन बना, यानी जो सॉल्यूशन ए बी फाइनल सॉल्यूशन जो मिल रहा है हमें, उसमें इंटरेक्शन बढ़ जा रहा है। यदि इंटरेक्शन बढ़ गया ए और बी के बीच में तो एनर्जी रिलीज हो जाएगा। पता है ना, यदि जहाँ अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है ना वहाँ एनर्जी रिलीज होता है, और जहाँ रिपल्सन ज़्यादा होता है वहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो इसीलिए मान लो इंटरेक्शन बढ़ गया घट गया तो ऐसे केस में एनर्जी चेंज ऑब्जर्व होगा। लेकिन यहाँ पे तो यार ए बी बी और जो ए बी मिल रहा था सब में इंटरेक्शन बिल्कुल सेम ही था। यदि इंटरेक्शन लगभग सेम है तो ऐसे केस में हमें कोई भी एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब नहीं ऑब्जर्व होगा। तो इसलिए ऐसे केस में डेल्टा एच मिक्सिंग का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। सर ये याद रखना, एक बार जे मेन या एडवांस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड सवाल।
जहाँ जहाँ यार जो इंपॉर्टेंट रहेगा यार मैं बताता, ये से देखो यार इससे भी सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, तो बस इसमें आपको कुछ नहीं है, अगर आप समझना है उसके बाद वैल्यू, मान लो यार एग्जाम में आता है तो आपको वैल्यू पुट करके बता देना है, ठीक, तो कोई हार्ड नहीं है। इसके बाद डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा? डेल्टा एस मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्सिंग का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग। एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग होता है ए एक बी, दोनों को मैंने मिक्स किया, ए बी सोल्यूशन बना दिया। एक चीज़ याद रखना यार, तुम लोग थर्मोडायनामिक्स चैप्टर जब 11th में पढ़ाए थे तब तुम लोग को ये चीज़ मैंने बताया था कि जब भी कोई दो सब्सटेंस को मिक्स किया जाए तो मिक्सिंग प्रोसेस में एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज होता है, मतलब एंट्रोपी क्या होता है? बढ़ता है। तो यहाँ पे यदि मैं ए एंड बी को मिक्स करूँ तो डेल्टा एस मिक्सिंग जीरो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जब भी दो सॉल्यूशन को ए एंड बी को मिलाएं तो रैंडमनेस जो है ना वो बढ़ जाएगा। पहले ए के मॉलिक्यूल यार अपने जगह पे थे, बी को जो लिया था बी में अपने मॉलिक्यूल्स अपने अपने जगह पे थे, लेकिन जैसे मैं ए एंड बी को मिक्स करूंगा तो ए के मॉलिक्यूल बी के साथ मिक्स होना चाहेंगे और बी के मॉलिक्यूल ए के साथ मिक्स होना चाहेंगे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब रैंडमनेस बढ़ने लगेगा, और रैंडमनेस बढ़ा तो मैं बोल सकता हूँ कि एंट्रोपी भी बढ़ेगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा एस मिक्सिंग जो है पॉजिटिव हो जाता है। पहले कम था लेकिन बाद में मिक्सिंग के बाद बढ़ गया, इसलिए डेल्टा एस मिक्सिंग करो। और लास्ट एक पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट है, डेल्टा जी मिक्सिंग। डेल्टा जी की मिक्सिंग का मतलब क्या? गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। मिक्सिंग को मैं मिक्स लिख रहा हूँ शॉर्ट, ठीक है ना, मिक्सचर या फिर मिक्सिंग जो भी बोलो, डेल्टा जी मिक्स। तो डेल्टा जी मिक्सिंग क्या हो जाएगा? मतलब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो देखो यार, कोई भी प्रोसेस फिजिबल हो, फिजिबल का मतलब ए एंड बी को मिक्स किया मैंने, ए बी सोल्यूशन बना दिया, मतलब यहाँ पे सोल्यूशन बन रहा है ना। कोई भी चीज़ यदि फिजिबल है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। फॉर एनी फिजिबल प्रोसेस डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव होता है। इस चीज़ को याद रखना, मैंने बताया भी था। कोई रिएक्शन भी यदि फिजिबल है तो उसके लिए भी डेल्टा जी नेगेटिव, और रिएक्शन फिजिबल नहीं है तो डेल्टा जी पॉजिटिव। उसी तरह से यहाँ पे भी यदि सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है तो डेल्टा जी नेगेटिव, और यदि फॉर्म नहीं हो रहा है तो डेल्टा जी पॉजिटिव बोलेगा। तो यहाँ पे ए एंड बी मिक्स किया, सॉल्यूशन फॉर्म हुआ तो डेल्टा जी, ठीक। तो आपको आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड ये 5 पॉइंट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल ऑलरेडी यार आ चुका है, इसलिए आप लोग पढ़ ले, कभी भी जेईई मेन और नीट में रिपीट हो सकता है दोबारा, ठीक। तो चलो यार, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में इतना कुछ था हमारे पास। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट जो है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे आते हैं। तो आप लोग यार एक एक करके इस सभी पॉइंट को नोट कर लो, ठीक।